हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहली वीडियो में आपको बता ही दिया है कि हम डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। डीटी की हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 की। उसकी आज पहली वीडियो है ये, और आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ टैक्स एंड कैलकुलेशन। ये जो है ये बेसिक चैप्टर है हमारा, जहाँ पे हम जो भी स्लैब रेट्स हैं, जो कि फाइनेंस एक्ट 25 के जो स्लैब रेट चेंज हुए हैं, वो अमेंडेड स्लैब रेट्स हम पढ़ेंगे। एंड कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं जो कि हमें चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए, हम वो पढ़ेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, टोटल इनकम क्या होता है, टैक्स कैसे आया, ठीक है, इंडिया में किस तरीके से टैक्स का इवोल्यूशन हुआ, राइट, एंड फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। तो ये जो है बेसिक्स टर्म आज हम पढ़ेंगे। एंड असेसी क्या कौन होता है, एंड असेसी कौन कौन हो सकता है। तो ये सारी जो बेसिक टर्म्स हैं इसको आज हम गो थ्रू करेंगे। और ये चैप्टर जो है ये भी आपका बेसिक्स तो है, बट इसकी भी आपके एग्ज़ाम में जो वेटेज है वो 8 मार्क्स की वेटेज होती है। तो आप समझ जाइए कि ये चैप्टर भले ही बेसिक्स है, बट आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है एग्ज़ाम में। और ये जो वेटेज है 8 मार्क्स की, ये मैं आपको डिस्क्रिप्टिव की वेटेज बता रही हूँ। एमसीक्यू में भी इसमें से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। आपको तो पता ही है, एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का आता है, तो 1-2 एमसीक्यू यहाँ से आ सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 10 to 12 मार्क्स का चैप्टर बन जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो लेक्चर्स हैं वो सारे की मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगी और अपने जो चैनल है उस पे डाल दूँगी, तो दैट आपको जो है सारी वीडियो एक ही तरह, मतलब एक ही जगह मिल जाएँ, जिससे आपको ढूँढने में कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, मेरी जो ये लेक्चर रहेंगे इनका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 15 to 20 मिनट्स ही रहेगा। मैं इस चैप्टर को, बेसिक चैप्टर को भी 3 पार्ट में मैक्सिमम जो है फिनिश करूँगी, जिसमें हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, फिर टैक्स रेट्स देखेंगे, एंड देन थर्ड लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सिंस वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो 15 to 20 मिनट्स होगा, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क भी दे दूँगी। आप उनको ट्राई कर सकते हैं, और कुछ मैं वीडियो में ही कवर कर लूँगी। सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूँगी जो आप ट्राई कर सकते हैं खुद से, ठीक है। और आपको ट्राई ज़रूर करना है, क्योंकि डीटी एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। एज़ यू नो, मेरे चैनल का नाम CMA ऑरा है, एंड आई एम अ CMA फाइनलिस्ट। सो आज का हमारा गोल है बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन एंड कैलकुलेशंस। उसमें भी हमारा सबसे पहले हम इवोल्यूशन ऑफ इनकम टैक्स पढ़ेंगे कि हमारा इनकम टैक्स इंडिया में फ़र्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया। हमारा जो इनकम टैक्स है इंडिया में फ़र्स्ट टाइम 1860 में इंट्रोड्यूस किया गया बाय सर जेम्स विल्सन। और ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जो हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है डैमेज हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, उसके लॉसेस को मीटअप करने के लिए सर जेम्स विल्सन्स ने फर्स्ट टाइम इंडिया में 1860 में इनकम टैक्स एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया। देन, और ये जो टैक्स इनकम टैक्स था वो फॉर टेम्परेरी पर्पस के लिए था, ओनली फॉर 5 ईयर्स के लिए लगा था। एंड आफ्टर दैट 1886 में एक मोर स्ट्रक्चर इनकम टैक्स एक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया। बट अगेन ये जो इनकम टैक्स एक्ट था ये भी फॉर टेम्परेरी पर्पस के लिए था। देन 1992 में एक परमानेंट जो है टैक्स स्ट्रक्चर लेकर आया गया इंडिया में। बट उसमें भी हर जगह पर जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट वर्ड यूज़ किया गया था, एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट ही सारे डिसीज़न लेती थी। इन 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, तो इंडिया को रिक्वायरमेंट हुई कि उसको एक अपना खुद का जो है इनकम टैक्स एक्ट लाना चाहिए, जिसमें इंस्टेड ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडियन पार्लियामेंट का रोल होगा, ठीक है। 1961 में जाकर इंडिया का सबसे पहला इनकम टैक्स एक्ट, जो कि आज भी प्रेजेंटली चलता है, जो कि हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है,
इंट्रोड्यूस किया गया एंड 1962 में इसके रूल्स बनाए गए। रूल्स मीन्स इम्प्लीमेंट किया गया कि किस तरीके से जो है हमारा इनकम टैक्स एक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नाउ elements of income tax, there are some elements or we can say component in income tax जो कि बार बार इस चैप्टर में यूज़ होंगे, लाइक सेक्शन, नोटिफिकेशन, सर्कुलेशन, प्रोविज़ो, रूल्स। तो इनकी आपको मीनिंग पता होनी चाहिए कि कब क्या कहाँ पर क्या मीनिंग है इन चीज़ की, इस लाइक वर्ड्स की क्या मीनिंग है। ठीक है, सो सबसे पहले हमारा आता है सेक्शन। इन इनकम टैक्स देयर आर टोटल 298 सेक्शन जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इन सेक्शन वाइज सिस्टमैटिक मैनर में, ताकि जो हमारा एक्ट है वो ज़्यादा सिंप्लीफाई वे में हम उसको समझ सकें। ठीक है, इस तरीके से कुछ टैक्स का जो सेक्शन है वो लिखा हुआ होता है, इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं, इसको रीड किस तरीके से करते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 क्लॉज 5 सब क्लॉज आई, इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं। देन वी हैव नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जो होती हैं वो इशू की जाती हैं बाय CBDT। नाउ CBDT क्या होता है? CBDT मीन्स डायरेक्ट टैक्सेशन की बॉडी होती है CBDT, जो कि सारे रूल्स, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलेशन जो हैं इशू किए जाते हैं इसके द्वारा। ठीक है, नाउ नोटिफिकेशन होता क्या है? नोटिफिकेशन सिंपली एक कम्युनिकेशन होती है। अगर कोई भी चेंज हो रहा है किसी भी लॉ में या कोई भी रूल चेंज हो रहा है तो उसका कम्युनिकेशन किया जाता है टू पीपल, टू असेसी। उसका कम्युनिकेशन को बोलते हैं हम नोटिफिकेशन। आपने देखा होगा जैसे हमारी ही ICMAI की वेबसाइट पे एक टैब होता है जहाँ पे नोटिफिकेशन करके अपडेट्स आती हैं। कोई भी अगर चेंजेस होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे प्रेसिडेंट ही जब चेंज हुए थे तो नोटिफिकेशन आई थी हमें। किससे पता चलता है कि हाँ हमारे प्रेसिडेंट चेंज हुआ है? तो हमें नोटिफिकेशन से ही पता चलता है। तो उसी तरीके से इनकम टैक्स एक्ट में या लॉ में अगर कोई भी चेंजेस करना होता है और उसको पब्लिक को बताना होता है तो उसके लिए नोटिफिकेशन इशू की जाती हैं, राइट। तो नेक्स्ट आता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन जो है वो इंटरनल नोटिफिकेशंस होती हैं जो कि असेसिंग ऑफिसर्स के लिए इशू की जाती हैं बाय CBDT। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डिफरेंट असेसिंग ऑफिसर्स मतलब डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनका एक प्रोविज़न के ऊपर डाउट है, मतलब डिफरेंट पीपल का डिफरेंट ओपिनियन है उसके ऊपर, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए CBDT जो है सर्कुलर इशू करती है। और ये जो सर्कुलर होते हैं वो डिपार्टमेंट पे ही बाउंड होते हैं, मतलब जो डिपार्टमेंट है उनको वही सर्कुलेशन जो है वो फॉलो करने होते हैं। मतलब डिफरेंट पर्सनस को वही एक ही चीज़ को अज्यूम करके अपने जो हैं ओपिनियन फॉर्म करने होते हैं। ठीक है, एंड जो नोटिफिकेशन एंड सर्कुलेशन है वो 1 ईयर्स के लिए वैलिड होते हैं, मतलब हर साल आते हैं। एंड आपके जो एग्ज़ाम के लिए जो रिलेवेंट नोटिफिकेशन सर्कुलेशन होंगे वो एग्ज़ाम से 6 मंथ बिफोर वाले रहेंगे। ठीक है, एंड देन वी हैव प्रोविज़ो। प्रोविज़ो इज सिंपली जो है वो एक्सेप्शन होती हैं किसी भी सेक्शन की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें किसी भी सेक्शन में कुछ लाइक बताया गया है, उसके अलावा कुछ मतलब कि वो उस सेक्शन पे ही अप्लाई होगी, उसके अलावा कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे वो सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आगे जाके आपको एक जनरल रूल आएगा जहाँ पे प्रीवियस ईयर की इनकम जो है वो असेसमेंट ईयर में टैक्स होती है। बट कुछ सिचुएशन ऐसी होंगी जहाँ पे आपका जो प्रीवियस ईयर है वही असेसमेंट ईयर माना जाएगा। कुछ सिचुएशन में जहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर में ही टैक्स इनकम अर्न की जाएगी एंड प्रीवियस ईयर में ही वो टैक्स होगी। तो ये जो है वो एक्सेप्शन होती है और इसको हमारे इनकम टैक्स में प्रोवाइडेड दैट करके जो है वो हमें बताया जाता है। देन वी हैव रूल्स। रूल्स मैंने अभी आपको बताया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट होते हैं। ठीक है, ये भी हमारे CBDT के द्वारा बनाए जाते हैं। Our next topic is constitutional validity of income tax. आर्टिकल 265 हमें प्रोवाइड करता है कि no tax shall be levied or collected except by authority of law. Hereby no taxes मतलब indirect taxes और direct taxes shall be levied मतलब impose मतलब लगाया नहीं जा सकता, ना
ना तो लगाया जा सकता है, ना ही कलेक्ट किया जा सकता है। कलेक्ट हेयर बाय इंक्लूड रिकवरी। रिकवरी मतलब होता है अगर कोई टैक्स नहीं पे कर रहा है तो उससे उसकी स्टेट से उस रिकवर कर लेना टैक्स को, तो वो रिकवरी होता है। या तो खुद दे दो, ठीक है, नहीं दोगे तो हम ज़बरदस्ती ले लेंगे, तो वो वाला सीन है यहाँ पे। एक्सेप्ट बाय अथॉरिटीज़ ऑफ लॉ, ठीक है। अथॉरिटीज़ जो हैं वो हमें आर्टिकल 245 एंड 123 में डिफ़ाइन की गई हैं। एंड अथॉरिटी ऑफ लॉ, लॉ हियर मीन्स कि अगर आपको टैक्स लगाना है या फिर कलेक्ट करना है तो देयर मस्ट बी अ लॉ बिफोर कलेक्टिंग और लेविंग ऑफ टैक्स। कोई टैक्स लॉ होना चाहिए, बाय पार्लियामेंट के इशू के द्वारा इशू होना चाहिए कि हाँ कि तुम टैक्स कलेक्ट कर सकते हो और कितना कर सकते हो, किससे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें लॉ में डिफ़ाइन होनी चाहिए। Now, who is the authorities in Article 245 and 123? So, Article 245, the authority is Parliament. Parliament के पास अधिकार है टैक्स लेवी करने का, ठीक है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट ये अधिकार प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। इन दी ओनली इन दी एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट। अब आपको पता होगा कि पार्लियामेंट सेशन में आती है, सेशन में आती है, तो अगर सेशन में आई है तब अगर पार्लियामेंट और तब कोई डिसीज़न लेना हो, टैक्स लेवी करना हो, ठीक है, तो उसका जो डिसीज़न है वो पार्लियामेंट करेगी। अगर कोई भी अर्जेंट मैटर हो जब पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं है और हमें मैटर को अर्जेंटली लाइक लेवी करना है, इम्पोज करना है, तो उस केस में हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा हम जो है लेवी करवाते हैं कोई भी टैक्सेस को, ठीक है। देन वी हैव इनकम टैक्स इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड इन अ होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में लगता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। एंड पावर टू लेवी इनकम टैक्स इज़ गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कलेक्ट करती है, ठीक है। दिस पावर कम फ्रॉम एंट्री 84 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है टू कलेक्ट द टैक्स इनकम टैक्स फ्रॉम दी असेसी, ठीक है। आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट टैक्सिंग पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। आर्टिकल जो 246 है उसने डिस्ट्रीब्यूट करी है पावर सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में टू डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मतलब जो भी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास नहीं रखेगी, वो जो टैक्स होगा वो दोनों ही सेंटर एंड स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो जिस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो पार्लियामेंट ही बताएगी आपको, ठीक है। स्टेट कांट लेवी इनकम टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चर इनकम, बट एग्रीकल्चर इनकम जो है कहाँ गया, ये रहा। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कलेक्ट करने का जो अधिकार है वो स्टेट के पास है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे जो स्टेट जो हैं वो डिफरेंट स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट एग्रीकल्चर सेक्टर से टैक्स कलेक्ट करती है। जनरली जो टैक्स होता है एग्रीकल्चर इनकम पे वो एग्जेम्प्ट होता है, बट एक स्पेसिफाई रेट के बाद वो टैक्सेबल भी होता है। सो यस, यहाँ पे स्टेट जो है टैक्स जो है एग्रीकल्चर इनकम पे कलेक्ट किया जाता है। और ये जो पावर है स्टेट को मिली हुई है एंट्री नंबर 46 ऑफ लिस्ट 2 ऑफ स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट की जो लिस्ट 2 है उसमें एंट्री नंबर 46 जो है आर्टिकल्स की वो स्टेट को पावर देती है कि दे कैन कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर कोई भी इशू हो रहा हो समझने में तो मुझे ना कमेंट करके आप बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम से याद रखूँगी। नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स इज़ अ चार्जिंग सेक्शन, जहाँ पे हमें ये सब बताया जाता है कि किस साल जो है वो टैक्स लगेगा, ठीक है, किस साल इनकम अर्न की जाएगी और किस साल उस पर टैक्स लगेगा, किस रेट से लगेगा, ठीक है, क्या रेट होगा और वो रेट कब डिफ़ाइन किए जाएंगे, किस पर्सन पे टैक्स लगेगा। तो ये जो बेसिक आइडिया है कि टैक्स किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा वो हमारा सेक्शन 4 ऑफ चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमें बताता है। सो लेट्स रीड इट। इट इज़ चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। जो इनकम टैक्स है वो हर साल लगता है, हर साल असेसमेंट ईयर में लगता है। टैक्स इज़ चार्ज ऑन द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। जो भी आपने पिछले साल जो इनकम कमाई है, मतलब आपने जो इस साल इनकम कमाई है उसका जो टैक्स है वो नेक्स्ट ईयर में लगेगा विच इज़ असेसमेंट ईयर,
ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 25-26 में इनकम अर्न की है तो उसका जो टैक्स है वो आप 26-27 में पे करोगे। तो ये होता है असेसमेंट एंड ये होता है आपका प्रीवियस ईयर और ये होता है आपका असेसमेंट ईयर। ठीक है। एट द स्पेसिफाई रेट, एक रेट स्पेसिफाई होते हैं जो कि फाइनेंस एक्ट के द्वारा जो हैं रिलेवेंट ईयर में जो कि हर साल जो बजट आता है उसमें रेट स्पेसिफाई होते हैं। आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए फाइनेंस एक्ट 25 जो है रिलेवेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो रेट आए हैं हम वो वाले रेट एप्लीकेबल करेंगे। उस रेट पे जो है टैक्स कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम पर्सन में यहाँ पे इंक्लूड होते हैं ये 7 पीपल, इंडिविजुअल, एचओ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कॉर्पोरेट बॉडी एंड लीगल अथॉरिटी भी यहाँ पे इंक्लूड होती है। नाउ असेसी कौन होता है, ये जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। सेक्शन 2 Clause 7 of the Income Tax Act provide that an assessee mean a person who is liable to pay income tax or any other sum under the Income Tax Act। जो भी पर्सन लाइबल है टैक्स पे करने के लिए या फिर लाइबल नहीं है बट किसी और की वजह से लाइबल हो जाता है टैक्स पे करने की वजह से, तो उस पर्सन को हम असेसी कहते हैं। असेसी अब 3 तरह के होते हैं। एक तो असेसी जिसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, मैंने अभी आपको बताया कि मतलब वो खुद लाइबल नहीं है बट ड्यू टू सम रीजंस उसके ऊपर लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, मतलब डिपार्टमेंट को लगता है कि हाँ वो उसको टैक्स पे करना चाहिए तो वो असेसी बन जाता है। ठीक है। एंड सेकंड की डीम असेसी हो जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका कोई बेटा है या बेटी है, आपका जो बेटा है वो टैलेंट से या स्किल से कोई भी इनकम अर्न कर रहा है तो वो उसकी इनकम पे जो टैक्स देंगे वो आप देंगे। वो मतलब माइनर है तो उसकी इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो आप पे करेंगे, तो आप उसके केस में आप असेसी बन जाते हो, तो डीम असेसी हो जाते हो। ठीक है। अ पर्सन हु इज़ डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफ़ॉल्ट। एंड थर्ड वन होता है कि जो अगर आपने टैक्सेस पे नहीं किया, आपने टीडीएस नहीं पे किया, आपने टीडीएस कलेक्ट नहीं किया, आपके ऊपर लाइबिलिटी थी टीडीएस कलेक्ट करने की या डिडक्ट करने की बट आपने नहीं कलेक्ट किया, तो भी आप असेसी बन जाते हो बट असेसी इन डिफ़ॉल्ट। छोटे छोटे टॉपिक हैं तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर लेती हूँ। ठीक है। ये वैसे भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी इस बारे में। सो नाउ सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर डिनोट किया जाता है PY, ऐसे करके डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर में। प्रीवियस ईयर मीन द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज़ अर्न, जिस साल आपने इनकम अर्न की है उस साल को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। ठीक है। वी कैन ऑल्सो से इट इज़ द ईयर इमीडिएटली बिफोर द असेसमेंट ईयर, जिस साल आपकी इनकम टैक्स होगी उससे पहले का साल। मैंने अभी आपको बताया था अगर आपने 25-26 में इनकम अर्न करी है तो उस पर असेसमेंट मतलब इनकम जो असेस होगी वो 26-27 में होगी, तो इससे एक साल पहले वाला जो ईयर हो गया तो वो प्रीवियस ईयर हो जाता है। ठीक है। तो यही बताया कि असेसमेंट से पहले वाला जो साल होता है वो प्रीवियस ईयर कहलाता है। पीरियड क्या रहता है, जो असेसमेंट प्रीवियस ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च 12 मंथ का होता है, बट ये 12 मंथ से लेस का भी हो सकता है अगर आपने बिज़नेस जो है इंकॉर्पोरेट किया हो। लाइक फॉर एग्जांपल आपने जुलाई में इंकॉर्पोरेट किया हो बिज़नेस। ठीक है। जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा एंड 31 मार्च को ये एंड हो जाता है, तो आपका जो ईयर है वो लेस देन 12 मंथ भी हो सकता है। प्रीवियस ईयर जो है वो लेस देन 12 मंथ भी हो सकता है बहुत केसेस में। तो ये एक जनरल जो ट्रिक करती है बच्चों को कि वो सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर मतलब पूरा साल ही होगा, 12 महीने ही होंगे, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। जब आपका बिज़नेस स्टार्ट हुआ है तब से 31 मार्च तक का 31 मार्च में एंड होता है प्रीवियस ईयर। एंड असेसमेंट ईयर जो है, नाउ असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 क्लॉज 9 असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर एज डिनोट होता है AY करके कैपिटल में। ठीक है। असेसमेंट ईयर मीन द ईयर इन विच इनकम इज़ प्रीवियस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज़ टैक्स, जिस साल में प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स हो रही है उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। सो अगर हम शॉर्ट में इसको पढ़ना चाहें तो प्रीवियस ईयर इनकम अर्न होती है, लाइक फॉर हमारे एग्जांपल में 25-26 में अर्न की। असेसमेंट ईयर में इनकम जो है वो टैक्स होती है, 26-27 में हमारी टैक्स हुई थी। ठीक है। सो असेसमेंट ईयर ऑलवेज 12 मंथ्स का होगा। ठीक है। ये याद रखना। और प्रीवियस ईयर जो है वो लेस देन 12 मंथ का भी हो सकता है, तो ये आपके MCQ में पूछा जा सकता है कि असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर जो है वो 12 मंथ से लेस का हो सकता है या नहीं हो सकता।
नाउ वी हैव जनरल रूल। अभी मैंने आपको बताया था जब हम प्रोविज़ो पढ़ रहे थे कि कुछ एक्सेप्शन होती हैं। लाइक जनरल रूल क्या कहता है कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन असेसमेंट ईयर। अभी हमने यही पढ़ा, बट हाउ एवर कुछ इसकी एक्सेप्शन है जहाँ पे प्रीवियस ईयर की इनकम जो है वो प्रीवियस ईयर में ही टैक्स होगी, जो कि असेसमेंट ईयर। तो मतलब प्रीवियस ईयर इक्वल टू असेसमेंट ईयर हमारा हो जाएगा। वो कौन सी सिचुएशन है? कुछ एक्सेप्शन आपको प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। पहला सिचुएशन है अगर शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, अगर नॉन रेजिडेंट है और वो शिपिंग बिजनेस में इंगेज है, तो वो जब हमारा जो शिपिंग बिजनेस है हम ओशन में जाते हैं तो वहाँ पे एक बाउंड्री होती है, टेरिटरी होती है। अगर आपने उसको क्रॉस किया तो यू आर नॉट अ रेजिडेंट, बट ठीक है, आप रेजिडेंट नहीं रहते हैं। तो आप अगर ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे आप रेजिडेंट ही नहीं हो, तो आपकी जो इनकम है वो इंडिया में टैक्स करनी पड़ती है, ड्यू टू कि आप जो है टैक्स को इवेड ना कर सको। उस पर्पज़ के लिए जितने दिन आप इंडिया में होते हो उतने दिन का आपको इनकम टैक्स तभी उसी साल पे करना पड़ता है, एडवांस में पे करना पड़ता है। और आपको यहाँ पे ना क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है टैक्स भी आप उसी में पे कर देते हो क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेते वक्त, क्योंकि आप विदाउट क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले बिना जो शिप है वो शिप बिज़नेस में इंगेज नहीं हो सकते हो। सेकेंड आता है पर्सन लिविंग इंडिया। अब जो पर्सन इंडिया लीव ही कर रहा है, हमेशा के लिए जा रहा है, तो वो तो इनकम टैक्स पे करके ही जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं जा सकता, ठीक है। अगर उसको कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी सेल करनी होगी तो उसके ऊपर वो टैक्स पे करेगा पहले, देन वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट होता है AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पसेस। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप तो एग्जीबिशन में गए होगे, ठीक है, वहाँ पे जो है स्टॉल लगते हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ पे किसी ने अपना बिजनेस फॉर टेम्परेरी 1 मंथ के लिए लगता है एग्जीबिशन, तो अगर 1 मंथ के लिए किसी ने अपना बिजनेस वहाँ पे बिजनेस का स्टॉल लगाया है, वहाँ पे कोई इनकम अर्न करी है, तो उस इनकम का टैक्स उसी साल में पे कर दिया जाता है, ठीक है। सेकंड होता है पर्सन लाइकली टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अगर कोई भी पर्सन अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है टैक्स अवॉइड करने के लिए, और अगर ये पता चल जाता है गवर्नमेंट को, तो तभी ये टैक्स हो पाता है। अदरवाइज़ तो अगर नहीं पता चल रहा तो क्या ही टैक्स कर पाएगी ना गवर्नमेंट। फिफ्थ आता है डिसकंटिन्यू बिजनेस। डिसकंटिन्यू अगर कर रहा है, मतलब अगर वो डिसकंटिन्यू कर रहा है प्रीवियस ईयर में, मतलब इस साल अगर वो डिसकंटिन्यू कर रहा है तो नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर में तो उसका बिजनेस रहेगा नहीं, तो ताकि वो टैक्स पे कर सके उसमें। तो जिस साल डिसकंटिन्यू होता है उस साल आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन प्रीवियस ईयर। हेयर प्रीवियस ईयर इज इक्वल्स टू असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर यहाँ पे सेम हो जाते हैं इन सिचुएशन में। और ये सिचुएशन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ये MCQ में भी पूछा जा सकता है और इसके ऊपर आपका डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है। नाउ वी हैव अ ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो हमारी पांचों हेड की जो इनकम है, लाइक सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को इंक्लूड कर जो है हमारी टोटल ग्रॉस टोटल इनकम जो है बनती है। यहाँ पे हम जो है इंक्लूड तो इनकम को इंक्लूड तो करते हैं, बट जो भी हमारे इन हेड वाइज जो डिडक्शन होते हैं उसको प्रोवाइड करने के बाद जो इनकम आती है वो ग्रॉस टोटल इनकम होती है। मतलब ये सारी इनकम के, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी में एक 50,000 का डिडक्शन होता है जो कि अब 75,000 का हो चुका है ना। एंड हाउस प्रॉपर्टी में वो आपको डिडक्शन होता है 2 लाख का, जो कि अब अगर आप न्यू स्कीम ऑप्ट करते हो तो कोई डिडक्शन नहीं मिलता। कैपिटल गेन में आपके कुछ डिडक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो डिडक्शन होते हैं उनको डिडक्ट करने के बाद और जो टोटल इनकम होती है आपकी इंडिविजुअल हेड की, उसको ऐड करने के बाद आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है आती है। आफ्टर उसमें से हम एक्सक्लूड कर देते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। क्लबिंग हो गई, सेट ऑफ हो गया, उसको करने के बाद हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आती है। और अगर इसी में से हम ग्रॉस टोटल इनकम में से हम चैप्टर 6A के डिडक्शन जो हैं वो रिड्यूस कर दें, जो कि 80C to 80U वाले जो डिडक्शन होते हैं या चैप्टर 6A के डिडक्शन होते हैं उनको रिड्यूस कर दें, तो हमारी टोटल इनकम आ जाती है, जो कि हमारी टैक्सेबल इनकम होती है, टैक्सेबल इनकम हो जाती है, जिस पे हमारा जो है टैक्स रेट जो है अप्लाई करके हम उस पर टैक्स निकालते हैं, ठीक है।
तो टोटल इनकम को ही हम टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं। आफ्टर ऑल द डिडक्शन ऑफ चैप्टर 6C, राइट। नाउ वी हैव डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन में क्या डिफरेंस है। तो डिडक्शन जो होते हैं वो पार्शियल डिडक्शन होते हैं, मतलब अगर आप कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो तो आपको वो डिडक्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप डिसेबल हो तो आपको कुछ डिडक्शन मिल सकते हैं, राइट। अगर आप माइनर चाइल्ड, अगर आप लाइक फॉर एग्जांपल चाइल्ड की एजुकेशन के लिए स्पेंड कर रहे हो तो उसमें आपको 100 रुपीज़ का जो है वो डिडक्शन मिलता था पर चाइल्ड। तो इस तरीके से कुछ डिडक्शन होते हैं जो कि आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने पर मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये जो डिडक्शन होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, या तो आप हेड वाइज होता है जैसे मैंने आपको बताया था अभी, सैलरी के लिए 50,000 का और 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। हाउस प्रॉपर्टी में भी 30% ऑफ NAV का जो है डिडक्शन था, ठीक है। एंड फ्रॉम जी एंड और जो फाइनल डिडक्शन होते हैं वही चैप्टर 6A वाले जो कि हमारे ग्रॉस टोटल इनकम में से होते हैं, राइट। अब नाउ वी हैव एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन जो होते हैं वो 100% एग्जाम्पशन होती है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम, मतलब आपकी इनकम तो है पर उस पर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको टैक्स नहीं लगता, यहाँ पे आपका टैक्स लगता है बट उसमें से कुछ अमाउंट आपका रिड्यूस हो जाता है, मतलब आप पे कम अमाउंट पे जो है वो टैक्स लगता है, यहाँ पे पूरे ही अमाउंट पे टैक्स नहीं लगता। लाइक एग्रीकल्चर इनकम मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, नॉट इंक्लूड इन टोटल इनकम, ये टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं किया जाता। सेक्शन 10 में एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो एग्जाम्प्ट होती हैं। एंड सेक्शन 54 की जो सीरीज़ है कैपिटल गेन वो भी एग्जाम्पशन से रिलेटेड है कि अगर आप कुछ, यहाँ ये कंडीशनल होती हैं, अगर आप कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो कि आप जो कैपिटल गेन से आने वाली जो इनकम है उसको इन्वेस्ट कर देते हो कुछ स्पेसिफाइड एरिया में, ठीक है। स्पेसिफाइड एरिया में अगर आप उसको इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको ये एग्जाम्पशन मिल जाती है। 100% अमाउंट की भी मिल जाती है और प्रोपोर्शनेट बेसिस पे भी मिलती है, वो हम कैपिटल गेन में पढ़ेंगे डिटेल में। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।